everyone. Welcome to our today's topic. Today's topic is intestine. हम ह्यूमन इंटेस्टाइन में आज देखने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स एंड रोल ऑफ इंटेस्टिनल जूस इन डाइजेशन. इतने टॉपिक्स को आज हम अपने लेक्चर में फोकस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ इंटेस्टाइन. ओके, ह्यूमन इंटेस्टाइन इज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, हम इंटेस्टाइन को कैसे देखने वाले हैं? इंटेस्टाइन स्मॉल एंड लार्ज. ओके, तो ये कहाँ लोकेट होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन विल बी लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी. ये कहाँ लोकेट होगा? लोअर एब्डोमिनल कैविटी में और सेंटर में. ओके, जो बॉडी की एब्डोमिनल कैविटी होगी उसमें लोअर यानी नीचे के हिस्से में और सेंटर में ये प्रेजेंट होगा. इसी को हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. नंबर 1 पार्ट duodenum, number 2 jejunum, number 3 ileum. अब कितने हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया? 3 हिस्सों में. डिओडिनम, जेजुनम, इलियम. जो यहां से इस तरह का पोर्शन आएगा वो है डिओडिनम. नीचे का जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो है जेजुनम एंड इलियम. ओके, तो एक एक करके अब हम इसको देखेंगे. नाउ लेट्स ड्रॉ वन फिगर. अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को यहां से निकालकर यहां देखें तो किस तरह से दिखेगा? देखो, स्टमक, स्टमक के बाद सी शेप स्ट्रक्चर, दैट इज ये जो सी शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं डिओडिनम. क्या है ये? डिओडिनम. ओके, डिओडिनम. नाउ इट इज नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर. पूरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 6 मीटर का होता है, जिसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं. पहला है डिओडिनम, सी शेप लाइकवाइज. फिर उसके बाद हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. ओके, डिओडिनम के बाद हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे पहला नंबर, दैट इज जो फर्स्ट कॉइल्ड रहेगा हाईली कॉइल्ड वो है जेजुनम. फिर उसके बाद जो कॉइल्ड हाईली कॉइल्ड है अगला वो भी हाईली कॉइल्ड है, उसको बोलेंगे इलियम. देखो, ये जो जेजुनम है ये नियर अबाउट 2.4 मीटर होता है और ये जो इलियम है ये 3.6 मीटर होता है. और टोटल अगर हम देखें तो पूरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कितने मीटर का है? 6 मीटर. ओके, कैन यू बिलीव कितने मीटर है? 6 मीटर. पहला डिओडिनम 25 सेंटीमीटर, फिर जेजुनम दैट इज 2.4 मीटर, फिर 3.6 का इलियम. अब ये जो इलियम है ये यहाँ पर, ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये है इलियम. ये कहाँ पर एंड हुआ है? ये जो आउटर पोर्शन है इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ ये कहाँ जाकर रुक जाएगा? दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से में जिसका नाम है सीकम. जिसका नाम क्या है? सीकम. इस पोर्शन का नाम क्या है? सीकम. अब इलियम यहाँ आकर सीकम में आकर यहाँ पर एंड अप होगा. तो जब यहाँ ये एंड होता है तो यहाँ पर जो है एक वॉल होती है जो इसके ओपनिंग को गार्ड करती है. अब यहाँ वॉल रखने का क्या पर्पस है? जो भी फूड है यहाँ पर जिस पर हम प्रोसेस करने वाले हैं ये फूड रीगर्गेट नहीं हो यानी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाए, इसीलिए यहाँ पर हमने ये वॉल रखी. इस वॉल का नाम है, दिस वॉल इज नोन एज इलियोसिकल वॉल. क्या है इस वॉल का नाम? इलियोसिकल वॉल. ओके, अब समझ गए सीकम, इलियोसिकल. इलियम और सीकम के यहाँ का वॉल है इसीलिए इलियोसिकम वॉल. ओके, अब ये जो है ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर आप जो ये डिओडिनम देख रहे हैं जिसको हम बॉडी का मिक्सिंग बाउल बोलते हैं. क्यों? क्यों करके स्टमक, ये देखो स्टमक, यहाँ पर रहेगा स्टमक,
स्टमक से आने वाला सिक्रीशन, फिर ऊपर से जो लीवर है और यहाँ जो पैनक्रियास है, लीवर, स्टमक, पैनक्रियास, ये सभी से जो आने वाला जो भी सब्सटेंस है, जो भी हमारे अलग अलग एंजाइम्स है, जो फूड है सेमी डाइजेस्टेड है। फूड क्या है अभी? सेमी डाइजेस्टेड। फूड स्टमक में सेमी डाइजेस्टेड होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं काइम, जिसका अब नीचे आने के बाद कंप्लीट डाइजेशन होगा, तब हम उसको बोलेंगे काइल। क्या बोलेंगे हम उसको? काइल। ऊपर हम उसको क्या बोलते हैं? काइम। अब ये जो काइम यहाँ से आने वाला है, ये इस तरह यहाँ से आएगा, और जो बाइल डक्ट लीवर से निकली उसका जूस, स्टमक से जो सेमी डाइजेस्टेड फूड निकला वो, और पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस निकला वो। हमने अपने पिछले लेक्चर में पैनक्रियाज और रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस डिटेल्स में देखा है। ओके, नाउ ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ये सभी यहाँ मिक्स होंगे एंड दे विल मूव फॉरवर्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, जो जो फूड स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हुआ है, देखो स्टमक में जो है सेमी डाइजेस्ट होगा, फुल्ली डाइजेस्ट कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जो फूड खाया जाएगा उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट होगी उसका डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाएगा? माउथ से। माउथ में जो एंजाइम है अमाइलेज, वहीं से उसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा। फिर प्रोटीन्स और फैट्स, इनका डाइजेशन स्टमक से शुरू हो जाएगा, पर न्यूक्लिक एसिड और जो बचे हुए सब्सटेंसेस है इनका मेनली डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, नाउ ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम इंटरनली देखें ये किस तरह से है, तो पूरा जो हमारा गट होता है, गट यानी क्या? एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा, एलिमेंट्री कैनाल, गट यानी क्या? एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है वर्ड? माउथ से लेकर एनस तक के सारे जो पार्ट्स रहेंगे इनको हम क्या बोल देंगे? माउथ से लेकर कहां तक? एनस तक के, इनको हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल, माउथ टू एनस। ओके, अब जब ये गट होता है, इस गट में कौन कौन सी लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है? ये पूरा की पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है ये मेनली 4 लेयर से बना हुआ है। ओके, आउटर जो लेयर है इसको बोलते हैं सीरोसा। ओके, अब उसके अंदर इनर टू द आउटर लेयर इज प्रेजेंट मस्क्यूलरिस। अगली लेयर क्या है? मस्क्यूलरिस। Next to muscularis is the inner layer known as submucosa. इसका नाम क्या है? सबम्यूकोसा। और सबसे अंदर की लेयर जो अलग अलग जगह पर मॉडिफाई हो जाएगी वो है नथिंग बट दैट इज म्यूकोसा। अंदर की लेयर क्या है? वो म्यूकोसा। देखो पूरे गट में ये सब लेयर कॉमन रहेगी, माउथ से लेकर एनस तक गट का जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल का हमारा जो पोर्शन है, इस एलिमेंट्री कैनाल में 4 मेन लेयर रहेगी। आउटर रहेगी सीरोसा, उसके बाद मस्क्यूलरिस, उसके अंदर सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर की जो लेयर रहेगी म्यूकोसा। अब ये अलग अलग जगह पर मॉडिफाई होती है, जैसे हमने देखा स्टमक में ये मॉडिफाइड होकर रूग्स बनाती है। और अब हम देखेंगे हमारे इंटेस्टाइन में ये क्या करती है। इंटेस्टाइन में ये मॉडिफाई होकर इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये 4 मिलियन तक होते हैं। इनको बोलते हैं विलाय। इनको हम क्या बोलेंगे? विलाय। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं विलाय। इंटेस्टाइन में इन विलाय को इतने नंबर में रखना क्यों जरूरी था? मैक्सिमम जो हमारा जो भी एब्सॉर्प्शन होगा वो इंटेस्टाइन में होने वाला है। अब इंटेस्टाइन में जब एब्सॉर्प्शन होगा तो उसका सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। जितना सरफेस एरिया बड़ा उतना एब्सॉर्प्शन ज्यादा, तो इसीलिए हमने क्या रख दी यहाँ पर? विलाय। अब ये जो विलाय है इसके साथ एब्सॉर्प्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ये जो है इनको बोलते हैं माइक्रोविलाय। ये क्या है? माइक्रोविलाय। ये जो माइक्रोविलाय है ये एक सेल में 3000 तक हो सकते हैं। देखो ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रही है, ये जो सेल्स है ये है पूरी की पूरी विलाय। ओके, और इनके ऊपर जो एब्सॉर्प्टिव सेल्स प्रेजेंट होती है उनमें क्या होते हैं? माइक्रोविलाय। ये हमारी क्या है? विलस, यानी सिंगल के लिए अगर हम यूज करें, सबके लिए हम यूज करेंगे विलाय। और इनके साथ क्या प्रेजेंट है? इनके साथ ये जो एब्सॉर्प्टिव सेल्स यहाँ प्रेजेंट है
उन पर क्या है, माइक्रोविलाई, जो कि 3001 सेल पर इतनी हो सकती है। पूरे इंटेस्टाइन में कितने विलाय प्रेजेंट है, नियर अबाउट 4 मिलियंस। सी, किस लिए रखे हमने ये विलाय, हमने ये यहाँ पर एब्सॉर्प्शन का एरिया बढ़ाने के लिए रखे। जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना एब्सॉर्प्शन ज्यादा। ओके, नाउ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स क्या होती है, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो कि सिक्रीशन करेंगी डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। ओके, अब इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कौन कौन सी है, दो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स को हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 इंटेस्टिनल ग्लैंड, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, ये ग्लैंड है ब्रूनर्स ग्लैंड, और ये जो डक्ट है ये है ब्रूनर्स डक्ट। ये कौन सी ग्लैंड्स है, ये ब्रूनर्स ग्लैंड्स है। ये कहाँ प्रेजेंट होगी, ये सब म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट होगी। ये जो सब म्यूकोसा का लेयर है, यहाँ पर जो ग्लैंड प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, ब्रूनर्स ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है, ये ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगी, इंटेस्टाइन के कौन से हिस्से में। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 हिस्सों में देखा, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। तो डिओडिनम के सब म्यूकोसा में ये प्रेजेंट होती है। अब इनका मेन काम क्या है, देखो ये इनका मेन काम है कि ये जो है यहाँ पर म्यूकस का सिक्रीट करेगी। साथ साथ में आपको पता है स्टमक में जो भी डाइजेशन हो रहा है, यहाँ का पीएच एसिडिक है। ओके, अब इस एसिडिक पीएच से डिओडिनम की जो लेयर है, इनको बचाए रखने के लिए ये ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये क्या करेगी, ये डिओडिनम में प्रेजेंट रहेगी, वहां पर म्यूकस का एबंडेंट क्वांटिटी में सिक्रीट करेंगी, साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम्स का भी सिक्रेट करेंगी। जो एसिडिक काइम वहां पर बन गया है स्टमक में, यानी सेमी डाइजेस्टेड फूड विच इज एसिडिक इन नेचर, इसका डिओडिनम के वॉल पर कोई भी असर नहीं हो, उन वॉल्स को प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर होगा। ओके, अब ये जो ग्लैंड्स रहेगी, इनमें कोई भी एंजाइम जो है ये सिक्रीट करेगी नहीं। इनका जो जूस निकलेगा, देखो इनमें ये जो जूस निकलने वाला है ये एंजाइम फ्री रहेगा, पर ये एसिडिक मीडियम को यहाँ पर जो है, जो भी एसिडिक मीडियम आने वाला है, उस एसिडिक मीडियम का कोई भी असर इंटेस्टाइन के लाइनिंग्स पर होने देने वाली नहीं है। अब हमारी दूसरी जो ग्लैंड्स है वो कौन सी है, दूसरी ग्लैंड जो क्रिप्ट लाइक स्ट्रक्चर, आपको यहाँ पर जो अंदर डिसेंडेड पोर्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यून। क्या है ये, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यून। ये क्या है, ये जो ग्लैंड है ये होती है मल्टीसेल्यूलर सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स। ये यहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूमरस इन नंबर, बहुत सारे नंबर्स में ये प्रेजेंट होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ये जो विलाय है, इनके बीच बीच में बहुत सारे जो विलाय, हम इसके आगे जो सीरीज होती है उनमें इनके बीच में ये प्रेजेंट होती है। ये अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती है, साथ साथ में ये म्यूकस को भी सिक्रीट करती है। अब उसके साथ साथ ये कौन सी ग्लैंड हो गई, दो ग्लैंड। पहली हमने देखी ब्रूनर्स ग्लैंड, दूसरी हमने देखी दैट इज क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरक्यून। इंटेस्टाइन की जो ये अगली ग्लैंड है जिसको हमने पढ़ा, दैट इज क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरक्यून, ये इस म्यूकोसल हिस्से में प्रेजेंट होगी। ये जो अंदर का म्यूकोसा है, यहाँ पर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यून। ओके, फिर अगली जो है हमारी, ओके, जो अब अगली हमारी थी वो क्या थी, दैट इज नथिंग बट ब्रूनर्स ग्लैंड। ये जो हमारी ब्रूनर्स ग्लैंड है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये सब म्यूकोसा के लेयर में प्रेजेंट है, इंटेस्टिनल वॉल के। अब ये क्लियर हुए दोनों भी ग्लैंड्स। इन दोनों का भी जो जूस निकलेगा, यानी कि ये ग्लैंड से और ये ग्लैंड से, इसको बोलेंगे इंटेस्टिनल जूस। क्या बोलेंगे हम इसको, इंटेस्टिनल जूस। ये इंटेस्टिनल जूस पूरे दिन में 1 लीटर तक निकलता है। इंटेस्टिनल जूस कितना निकलेगा पूरे दिन में, इट इज नियर अबाउट 1 लीटर। और इस देखो 1 लीटर पर डे, और इस इंटेस्टिनल जूस का पीएच कितना होगा, नियर अबाउट 8.3। इसका पीएच कितना है, 8.3, और कितना निकलेगा अमाउंट में, 1 लीटर पर डे। अब जो इंटेस्टिनल जूस है, इसको एक और नाम है, दैट इज स्यूकस इंट्रिकस। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूस को ही अगला नाम क्या है, स्यूकस इंट्रिकस। ओके, also known as intestinal juice। क्लियर हुआ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन हमने देखा और उसके ग्लैंड्स देखे।
अब हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन क्या है और उसकी कौन कौन सी ग्लैंड्स है। ओके, अब जो इसके साथ पूरे के पूरे गट में, पूरा जो हमारा गट होगा, इस पूरे गट में पूरे के पूरे देखो जो माउथ टू एनस है, ये पूरे गट में हर जगह पर म्यूकोसल ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी। ये म्यूकोसल ग्लैंड्स क्या है? ये गोबलेट सेल्स है। इनका काम क्या है? ये देखो, ये म्यूकस को सिक्रीट करती है। अब म्यूकस क्या है? म्यूकस जो है वो H2O, सॉल्ट्स और ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ सब्सटेंस है। म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस स्टिकी होता है नेचर में और प्रोटेक्टिव होता है इन फंक्शन में। पूरे के पूरे गट में हर जगह पर इनको एबेंडेंट में नंबर में रखने का रीजन है कि जो गट है, इस गट की लाइनिंग्स और इनकी वॉल्स को हमेशा प्रोटेक्शन मिले। गट में अलग अलग पीएच पर काम चलता रहता है। अब इस पीएच से सेल्स जो है वहां पर जो है बची रहे और उन पर कोई इफेक्ट नहीं हो, इसीलिए इस म्यूकस को यहाँ पर रखा है। और एकदम सिंपल है, सॉल्ट है उसमें, वाटर है और ग्लाइकोप्रोटीन्स है। साथ साथ में दूसरा काम क्या होगा? ये लुब्रिकेशन का काम करेगी। जो भी फूड सेमी डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड पास होने वाला है आगे आगे, इस फूड को पास सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट पैसेज करने के लिए, यानी कि इसका लुब्रिकेशन करने के लिए इसमें म्यूकस को टाइम से टाइम मिलाया जाता है। ओके, अब म्यूकस क्लियर है। यहाँ पर आपको एक और ग्लैंड दिखाई दे रही है नोन एज पैनिथ सेल। अब ये जो ग्लैंड नहीं, सॉरी, सेल, पैनिथ सेल। अब ये जो पैनिथ सेल है, इसका काम क्या है? ये पैनिथ सेल क्या करती है? जो सीकम हिस्सा होता है वहां पर जो अपने जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, देखो इंटेस्टाइन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, लेकिन इनके नंबर को चेक रखना है, इनको हमेशा कंट्रोल में रखना है। साथ साथ में कोई भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स वहां पर जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको वहां ग्रो नहीं होने देना। ये सारा काम कौन करेगा? हमारी पैनिथ सेल। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड लार्ज इंटेस्टाइन। अब फिर से लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ देखो, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। अब फिर से मैं इसको यहाँ पर रफली ड्रॉ कर ले रही हूँ। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो हिस्सा है ये है सीकम। क्या है ये? सीकम। ओके, और यहाँ जो स्ट्रक्चर इस तरह बना है, इसको बोलेंगे दैट इज नथिंग बट वर्मीफॉर्म। वर्मीफॉर्म जैसा दिखता है इसलिए नाम क्या रखा? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि ह्यूमन में अब वेस्टिजियल है। हमारे बॉडी में अब सेलुलोज डाइजेस्ट करने का कोई काम नहीं है, इसीलिए ये क्या है? वेस्टिजियल, यानी बॉडी को इसका कोई भी यूज नहीं है। अब लार्ज इंटेस्टाइन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला है सीकम, दूसरा है कोलन, दिस पोर्शन इज नोन एज कोलन, और तीसरा जो है वो है रेक्टम। अब देखो, ये है सीकम। सीकम के बाद ये जो कोलन का हिस्सा है, इसको भी हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलन। अब जो बीच का हिस्सा है, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलन। जो नीचे उतरता हुआ दिख रहा है, उसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन। और जो आखिरी है वो है ये एस शेप, रफली एस शेप का दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। क्या लिख रही हूं मैं? सिग्मोइड कोलन। ओके, अब कोलन कितने प्रकार के? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। नाउ लास्ट इज नोन एज रेक्टम। ये जो हिस्सा है इसको बोलेंगे रेक्टम। अब रेक्टम के बाद जो नेक्स्ट एक्सटेंडेड और लास्ट पोर्शन है एलिमेंट्री कैनल का, वो है एनस। यहाँ पर प्रेजेंट होंगे एनल स्फिंक्टर्स। एनल स्फिंक्टर्स यानी क्या? देखो, ये जो है बॉडी के बाहर जब बचा हुआ फूड, यानी कि जो अब वेस्ट है बॉडी का, उसको जब बॉडी से बाहर देना होगा, जिसको हम बोलते हैं फीसेस। इन फीसेस को जब बाहर जाना होगा तो टेम्पररी पीरियड के लिए रेक्टम में उसको स्टोर किया जाता है। और यहाँ पर जो स्फिंक्टर्स होते हैं, ये स्फिंक्टर यहाँ पर उसको रोकने का काम करते हैं। ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों भी होते हैं। वॉलेंट्री यानी कि क्या? आपके इच्छा से, और इनवॉलेंट्री यानी कि क्या? वॉलेंट्री यानी कि क्या? जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। इनवॉलेंट्री यानी कि क्या? जो कि हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो कुछ लेवल तक ये वॉलेंट्री है और कुछ लेवल तक ये इनवॉलेंट्री है। ओके, यानी कुछ समय तक हम इसको यहाँ पर रोके रख सकते हैं। जो भी फूड जो स्टमक से
जो भी फूड यहाँ स्टमक में, देखो पूरा डाइजेशन अब स्टमक में कंप्लीट हो चुका है और उसको हमने काइल भी बोल दिया है। अब ये जो भी डाइजेस्टेड यहाँ पर हमने फूड यहाँ रखा, ये डाइजेस्टेड फूड से अब अनडाइजेस्टेड जो है, जो कि बॉडी का वेस्ट है, सारे एक्सेस एंजाइम, एक्सेस ऑफ वाटर, सभी को यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर दिया जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है जो भी चीजें एब्सॉर्प्शन के काम की है उनको एब्सॉर्ब कर लो, जैसे कि कुछ सॉल्ट्स, और साथ में मैक्सिमम जो इसका वर्क है वो है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। मैक्सिमम जो है यहाँ पर पानी का एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है इसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाएगा। क्लियर है? ओके, दिस इज अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। अब इनके पहले देखेंगे फंक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? जो भी विलाई प्रेजेंट होगी ये सरफेस एरिया को बढ़ा देगी और जितना भी फूड हम ले रहे हैं, इस फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स, देखो इतना जो लंबा प्रोसेस हम कर रहे हैं, इसका काम क्या है? मेनली जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उसका एब्सॉर्प्शन। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हमने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया और सिंपल में कर कर अब हम इनको स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी में एब्सॉर्ब कर लेंगे। ओके, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम, यानी डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। नंबर 2, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है? पानी को एब्सॉर्ब कर लेना है, यानी जो भी एक्सेस वाटर है यहाँ पे उसको एब्सॉर्ब कर लेना है, प्लस जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको कॉन्सेंट्रेट कर कर आगे मूव ऑन करना है और बॉडी से जो बाहर देने के लिए है उसको यहाँ पर रेडी कर देना है। ओके, ये क्या है? एनस का पोर्शन, जहां से फाइनल इजेशन हो जाएगा। ओके, हमने इंजेशन से इजेशन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखा। इंजेशन यानी कि माउथ से जब हम फूड को लेते हैं, इजेशन यानी कि जब एनस से फूड को बॉडी के बाहर दे दिया जाएगा। ओके, नाउ अब हम देखने वाले हैं रोल ऑफ इंटेस्टिनल जूसेस इन डाइजेशन। इंटेस्टाइन से जो जूस निकल रहा है जिसको हमने बोला सैकस एंट्रिकस, इसका डाइजेशन में रोल। इसका क्या रोल है? रोल इन डाइजेशन, ओके, ऑफ सैकस एंट्रिकस यानी इंटेस्टिनल जूस। इसका क्या रोल है? सबसे पहले स्टार्च में, फिर हम देखेंगे प्रोटीन्स में, फिर हम देखेंगे फैट्स में और लास्ट हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स में। ओके, नाउ सबसे पहले स्टार्च। जो भी ओलिगोसैकेराइड्स यानी जो भी कॉम्प्लेक्स सैकेराइड्स रहेंगे, सैकेराइड्स यानी क्या? यहाँ पर शुगर्स की बात की जा रही है, उनका कन्वर्शन किसमें कर दिया जाएगा? मोनोसैकेराइड्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल starch is converted into maltose and isomaltose, okay, with the help of enzyme amylase। फिर और हम देखें तो ओके, फिर ये माल्टोज का कन्वर्शन किसमें हो जाएगा? माल्टोज इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम जो भी हमारे जैसे सुक्रेज है, ये क्या है? ये एंजाइम सुक्रोज पर एक्ट करेगा और फिर उसका कन्वर्शन अगेन किसमें हो जाएगा? ग्लूकोज में, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, इस तरह। फिर लैक्टोज का ग्लूकोज गैलेक्टोज में, इस तरह अलग अलग एंजाइम, सुक्रेज, माल्टेज, दैट इज उसके बाद जो है हमारा अलग अलग जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये सभी अमाइलेज, ये सभी किस पर काम करते हैं? ये सभी ओलिगोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स होते हैं, मतलब जिसमें लॉन्ग चेन होती है सैकेराइड की, इनका कन्वर्शन स्मॉल चेन यानी सिंपल चेन में कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। जैसे कि ग्लूकोज किस में कर दिया? ग्लूकोज में। मैक्सिमम 80% जो भी यहाँ पर कन्वर्शन होंगे ये ग्लूकोज में हो जाएंगे और बचे हुए 10% फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, इस तरह से कन्वर्शन होंगे। अब ग्लूकोज ही क्यों? वाई ग्लूकोज हियर इज द प्रेफर्ड सोर्स? क्यों? करके ग्लूकोज ये इजीली डिफ्यूजिबल होता है, यानी बॉडी इसको इजीली एब्सॉर्ब कर सकती है। ओके, नाउ अगला हम देखेंगे दैट इज प्रोटीन्स। अगला क्या है? प्रोटीन्स। अब दो एंजाइम बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट है,
एक है अमाइनो पेप्टाइडेजेस और दूसरे है डाइपेप्टाइडेजेस। ओके, अब जो अमीनो पेप्टाइडेजेस है ये क्या करेंगे, देखो जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये एक देखो लॉन्ग फैटी चेन होती है अमीनो एसिड्स की, जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ये चेन सी टर्मिनस और एन टर्मिनस होता है, आपको पता है। तो ये जो अमीनो पेप्टाइडेजेस है ये एन टर्मिनस से अमीनो एसिड को ब्रेक करना शुरू कर देंगे, उनको फ्री कर देंगे। अब डाइपेप्टाइडेज क्या करेंगे, ये भी क्या करेंगे, ये स्पेसिफिक एन टर्मिनस पे काम करते हैं, लेकिन ये जो डाइपेप्टाइडेज है ये सीधा सीधा जो है अमीनो एसिड्स को फ्री कर देंगे। एक और जो एंजाइम है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा, जो ट्रिप्सिनोजन का कन्वर्शन ट्रिप्सिन में करता है, याद आया क्या आपको? ट्रिप्सिनोजन का कन्वर्शन ट्रिप्सिन में करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर फंक्शनिंग के लिए, वो है एंटेरोकाइनेज, जो भी कहां से निकल रहा है, जो कि इंटेस्टाइन से निकल रहा है। ओके, क्लियर है? नाउ दिस इज अबाउट प्रोटीन्स। अब उसके बाद अगला जो है वो है फैट्स। देखो हमने स्टार्ट देखा प्रोटीन्स देखा, अब हम क्या देख रहे हैं? फैट्स। फैट्स में क्या होगा, जितने भी जो फैट्स रहेंगे यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स, इन सभी का कन्वर्शन अब हमको सिंपल इजी डिफ्यूजेबल सब्सटेंसेस में कर देना है, जिसको हम बोलेंगे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। ये हो गया हमारे फैट का कन्वर्शन। क्लियर है? नाउ न्यूक्लिक एसिड का। अब जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए। नाउ न्यूक्लिक एसिड पर न्यूक्लिएजेस काम करेंगे और न्यूक्लिक एसिड का बना देंगे न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स मतलब क्या? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। अब ये हो गए न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइडेजेस क्या करेंगे, इन न्यूक्लियोटाइड पर काम करेंगे और बना देंगे न्यूक्लियोसाइड्स। क्या बना देंगे? न्यूक्लियोसाइड्स। अब जो न्यूक्लियोसाइड्स बने इनमें क्या है? नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड जो है वो फ्री हो जाएगा। अब ये फिर से क्या काम करेंगे, ये न्यूक्लियोसाइडेजेस क्या करेंगे, नाइट्रोजन बेस अलग शुगर अलग, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का हमने फिर से क्या कर दिया, सिंपल, जो कि अब बॉडी के लिए यूज करने के लिए यहाँ पर रेडी है। ओके, हमने क्या देखा? हमने देखा जो इंटेस्टिनल जूस है उसमें प्रोटीन, स्टार्च, फैट और न्यूक्लिक एसिड का किस तरह से यहाँ पर यूज किया जाएगा, और इनका जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है इन सभी को सिंपल करके बॉडी के लिए डिफ्यूजेबल सब्सटेंसेस को हमको रेडी कर लेना था। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने इंटेस्टाइन को देखा, उसमें हमने स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन देखा, फिर हमने देखा इंटेस्टिनल ग्लैंड्स क्या होती है, किस तरह से ये काम करती है, इनके सिक्रीशंस क्या है, और लास्ट हमने देखा सभी ग्लैंड जो इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करेगी इनका फाइनल किस तरह से रोल होगा डाइजेशन में। जितना भी जो सेमी डाइजेस्टेड फूड था स्टमक के अंदर उसका हमने कंप्लीट डाइजेशन कर लिया स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, और फिर बॉडी को एब्सॉर्ब करने के लिए हमने वहां पर रेडी करके रख दिया। ओके, आज हमने ये सभी पॉइंट्स देखे। होप टुडेज लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।